जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमाम और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। आप प्रोफेसर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। आपने एक बार फिर मदऊ किया अपने प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सवाल इस वक्त ये है कि क्या इसराइल पाकिस्तान का नेबर बनने जा रहा है? क्योंकि इस वक्त बात ये की जा रही है कि जनाब ईरान के अंदर जो है वो एक अमेरिकन जो है सपोर्टेड एक रजीम इंस्टॉल की जाएगी। रजा पेलवी आएगा, फलां होगा। और वो मैं देख रहा था, उसका रजा पेलवी का जो बेटा है उसका, वो कह रहा था जनाब के मैं तो आते ही इसराइल को भी रिकग्नाइज करूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कैसे देखते हैं? और अमेरिकन स्ट्राइक्स इन ईरान, क्योंकि इंडिया ने भी अपने लोगों को वहां से निकाल दी है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्योंकि पाकिस्तान में लोग परेशान हैं। कल तो एक खबर ये चल रही थी जी, पाकिस्तान ने 30,000 फौजी जो है वो उसके बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान के बॉर्डर पे लगा दिए, विच वाज फेक, बट लोग लगा रहे थे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? डॉक्टर साहब, बड़ा देखें, आप और हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या ऑर्डर डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है। बिकॉज जो ऑर्डर की चीजें हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, रिजीम्स हैं, लॉज हैं, वो इस वक्त काम करते नजर नहीं आ रहे। और दिस इज अमेरिकन लेड ऑर्डर। और इस सूरत में जबकि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स हमारे सामने हैं, जिसमें रशिया है, चाइना है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह रशिया चाइना है। बाकी मिडिल रेंज पावर्स हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, आप सऊदी अरब ले लीजिए, टर्की ले लीजिए, इजिप्ट भी ले लीजिए, इंडोनेशिया भी, इवन ये मिडिल रेंज पावर्स है। यूरोप जो है अपनी जगह पे, उसका भी एक किरदार बनता है। इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कोई फुल फ्लेज वॉर करने जा रहा है ईरान के खिलाफ। अब मैं 3-4 उसके रीजंस आपके सामने रख देता हूं। पहला तो अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं है। योमिया $6 बिलियन का अमेरिका अब मकरूज हो रहा है। दूसरा ये कि वॉर की सूरत में ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी और अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाने का जो ख्वाब है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसके अंदर मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तीसरा ये कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो गल्फ कंट्री से आ रही है, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की। और गल्फ कंट्रीज जो हैं इस वॉर की इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं, जिसको सऊदी अरब इस वक्त लीड कर रहा है और अमेरिका में लॉबिंग कर रहा है कि आप इस वॉर की तरफ न जाएं, ये आपके मफाद में नहीं है। दूसरा डॉक्टर साहब, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में नहीं है अमेरिका के। हमें और आपको मालूम है कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट, इवन तुर्की, ये सारे अमेरिका प्रो अमेरिकन स्टेट्स हैं। और ये मुखालफत कर रहे हैं इस वॉर की, और इसलिए मुखालफत कर रहे हैं कि खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा होगी, वो इनके मफाद में नहीं है। किस तरह से? पाकिस्तान, जिस तरह आपने फरमाया, 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। तो क्या पाकिस्तान उस इजराइल की पोस्ट ईरान को तस्लीम करेगा? उस सूरत में जब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इस बात का बड़ी वजाहत के साथ 2-3 बार स्टेटमेंट्स दी हैं कि तुर्की और पाकिस्तान की फोर्सेस काबिल कबूल नहीं है, बिकॉज तुर्की की 2 एंटी इजराइल हुकूमतों के साथ ताल्लुकात हैं, एक ईरान के साथ और दूसरे पाकिस्तान के साथ। तो मैं समझता हूं डॉक्टर साहब, एक तो ये वजह है। दूसरा, तुर्की की साइड पे जो सीरिया वाला मसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ईरान गिरता है तो सीरिया का मोराल भी मजीद गिर जाएगा। बिकॉज ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जो कि अल जजीरा अरबिक सेक्शन की रिपोर्ट है, कि इजरायली कमांडर्स ने असद रिजीम के कमांडर्स के साथ राब्ता किया कि आप अहमद शरा की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करें, उसका सारा खर्चा हम उठाने के लिए तैयार हैं। और तीसरी जानिब आपको मालूम है कि सऊदी अरब के पास तीसरे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं। तो उसमें एक तो डिसरप्शन पैदा होगी सप्लाईज के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जो पैटर्न बनते नजर आ रहा है और जो कि नैरेटिव इस वक्त कंस्ट्रक्ट भी हो रहा है, कि अगर वेनेजुएला के पास नंबर 1 रिजर्व्स हैं तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उचक लिया गया। ईरान के पास नंबर 2 रिजर्व्स हैं तो इसका मतलब यह कि ईरान को धमकियां मिल रही हैं। और तीसरे नंबर पे रिजर्व्स हैं सऊदी अरब के। और बाय द वे, सऊदी अरब की जो ग्रेटर इजराइल है उसमें सऊदी अरब शामिल है, उसका अच्छा खासा हिस्सा शामिल है। तो इन ममालिक के ये मफाद में नहीं है कि ईरान के साथ जंग। और फिर सऊदी एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ने अल जजीरा पे बयान देते हुए कहा
कि जिस वक्त हमारे ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक हुआ तो हमने अमेरिकन से कहा कि हमें आके हेल्प आउट करें। उस वक्त वो खामोश थे। अब हम जब हमने ईरान के साथ रिप्रोचमा कर लिया है और वो हम सबके मफाद में, इंक्लूडिंग अमेरिका के मफाद में है, उस वक्त इस प्रोसेस को डीरेल किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं एक तो ये वजह है। दूसरी वजह डॉक्टर साहब, रशिया और चाइना। रशिया और चाइना के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था जो वेनेजुएला में हुआ। इनफैक्ट उनकी रेप्यू को बड़ा दचका पहुंचा और इसके पीछे कुछ हमारे स्ट्रैटेजिक थिंकर्स का ये ख्याल, जनरल लोधी साहब हैं, कि चूंकि चाइना ने 2030 तक न लड़ने का अहद किया हुआ है तो एक स्पेस मिलता है अमेरिका को, इसलिए वो वेनेजुएला में भी, ईरान में भी इधर उधर इंटरवीन करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड की बात करते हैं, पनामा की बात करते हैं। तो एक ये उनके लिए चैलेंज था। तो लिहाजा हम देख रहे हैं कि चाइना और रशिया ने पहली मर्तबा बड़ी सीरियस किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि चाइना के, आज मैं देख रहा था जो सुबह ब्रेकिंग न्यूज थी, चाइना के जो एयरक्राफ्ट्स थे वो ईरानी एयर हुदूद के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए। तो बड़ा एक सीरियस डेवलपमेंट है। और चाइनीज ने ये बड़ी उनके फॉरेन ऑफिस ने 2-3 दिन पहले जो स्टेटमेंट दी कि हम बाहर के थग्स को कभी इजाजत नहीं देंगे कि ईरान की रिजीम को डिस्टेबलाइज करें। इसके साथ साथ रशियन जो है उनकी भी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है। फिर डॉक्टर साहब, मैंने पहले ही कहा, जो रीजनल पार्टनर्स हैं जो अमेरिका के, उनकी हुकूमतों को खतरा लाहक हो जाएगा, वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगी। पहले ही गजा के मामले पे वो सेंसिटिव है और मैं समझता हूं ये अमेरिकन जहां पे इंटरेस्ट को गजन पहुंचाएगा वो इन रिजीम्स के लिए भी बड़ी मुसीबत का बाइस बनेगा। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका इस हद तक आगे जाएगा। और फिर लास्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ईरान की कैपेबिलिटी है, मिसाइल एंड ड्रोन्स की। मैं देख रहा था कर्नल डगलस, उनके इंटरव्यू को, जिसमें उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बताया कि मैंने ये सैकड़ों बार अमेरिकन मीडिया पे इस बात की तकरार की है कि ईरान के पास जो उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हैं, इतनी कैपेबिलिटी है कि विद इन 1 डे इजराइल को फ्लैट कर सकता है। और इस बात के साथ डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे ये जो आप बातें कर रहे हैं ईरान की, वो डिटेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते। पहली बात तो ये है, उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, जो सीधी बात है। S-300 उन्होंने उड़ू दिया, उनके ऊपर इतने दिन इजरायली फौजें घूमती रही, उनको पता ही नहीं था ऊपर क्या हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, मिसाइल जो उनके हैं वो तो जितने पहुंचते हैं, और फिर अगर 100 पहुंचता है तो 10 लगते हैं, 5 लगते हैं, कितना को बड़ा डैमेज हुआ, कितनी को डिटेरेंस क्रिएट हुई। और ड्रोन्स हैं थोड़े से उनके पास। तो आपको नहीं लगता कि ये एक ओवररेटेड चीज है ईरान की? है कुछ नहीं है, मिसाइल का बस पहुंच, दी ओनली थिंग विच हैज रीच्ड ईरान इजराइल वो उनके मिसाइल हैं। ड्रोन आज छोड़ते हैं, कल पहुंचते हैं, इतनी देर में पहले ही वो जो एक उनका वो है। सो ये जो फैक्टर है, आपको नहीं लगता कि ये फॉल्स होप्स हैं? और दूसरा ये जो आपने कहा चाइना जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है, चाइना और रशिया ने तो बड़ा मायूस किया है, लेकिन पहले ईरान पे ये जरा रहें और बताएं कि ये ईरान की जो कैपेबिलिटी है वो तो कोई नहीं है उनके पास, दे डोंट हैव एनीथिंग। यही तो वजह है कि वो दे आर लाइक दे आर बीइंग पुश्ड। क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, आपने वजह फरमाई, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट आपका अच्छा है, लेकिन आप देखें ना, 12 दिनों की जंग में इजराइल ने रिक्वेस्ट की थी अमेरिका से कि इस जंग बंदी करवाएं। ईरान ने जो अपना स्टॉक पाइल था पुराना, पहले उसे एग्जॉस्ट किया, और जो जो एबिलिटी थी एयर डिफेंस सिस्टम की इजराइल की, जो 7 लेयर्स थे जिसके बारे में आप और हम हमेशा बात करते हैं, उसे जांचा। और उसके बाद उन्होंने अपने जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे, जिसे खैबर शिकन कहते हैं, उसके साथ उन्होंने जो 7 वॉरहेड्स ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है, उसके साथ अटैक किया। जिसके बाद 2 दिनों के बाद आपने देखा कि इजराइल और अमेरिका ने कहा जंगबंदी की तरफ हम जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इजरायली इंटेलिजेंस, हम अपनी बात नहीं करें डॉक्टर साहब, इजरायली इंटेलिजेंस की जो हफ्ता पहले रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल का जो स्टॉक है वो भी 2000 के करीब है। अब मुझे आप बताएं कि अगर हाइपरसोनिक, अब तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक को नहीं रोक सका अब तक, जितने भी, यानी आप इंडिया के हाइपरसोनिक, रशियन हाइपरसोनिक, चाइनीज हाइपरसोनिक, खुद अमेरिकन हाइपरसोनिक जो है, और पाकिस्तान ने भी अब उसके तजर्बात कर लिए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी तक तोड़ नहीं है डॉक्टर साहब। सवाए इसके कि आप एक झुंड उड़ाएं ड्रोन्स का,
उसको काउंटर करने के लिए किसी न किसी के साथ हिट हो जाए। अदरवाइज कोई एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सका। और ये मैं बात कह रहा हूं कि हाइपरसोनिक, और फिर इस पे खुद इजराइल ने, अमेरिका ने, मुख्तलिफ जो डिफेंस को डील करते हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं कि ये जो रशियन कार्गो जहाज लगातार चार एक दिन में उतर रहे थे, चाइनीज कार्गो जहाज उतर रहे थे, जिसमें रिपोर्ट ये आ रही थी कि जो मिसाइल मटेरियल है वो ईरान को दिया जा रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम दिया जा रहा है, Su-35 की बात हो रही है, Su-35 की बात हो रही थी, ईरानी पायलट्स वहां पे ट्रेनिंग करे। तो मुझे ये लगता है कि डॉक्टर साहब जो उनके जो ग्रे एरियाज थे ना, वो गालिबन उस बैटल से उन्होंने जज किए हैं और उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि वॉर एक टेस्ट होता है। दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये जो फेल्ड हो गया अटेम्प्ट, जो अंदर सोरिश पैदा करने की जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई। आज प्रेसिडेंट ट्रंप का सुबह सुबह इंटरव्यू आपने भी देखा होगा, स्टेटमेंट कि हमें पता चला है कि ईरानियों ने क्रैकडाउन करना छोड़ दिया है और हम इस सारी डेवलपमेंट को देख रहे हैं, अगर उन्होंने बंदों को मारना शुरू किया तो फिर हम एक्शन में आएंगे। तो इसका मतलब ये कि अमेरिकन ने भी वॉर का जो इरादा है उसे तर्क कर दिया है, चूंकि वहां पे जो अपराइजिंग थी वो फेल हो चुकी है। इस वक्त चीजें अंडर कंट्रोल में है ईरान के, और ईरान के हक में ये बेहतर है। ये हमने अपने प्रोग्रामों में भी डॉक्टर साहब ये बात की है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसी शख्सियत है कि जिसके साथ डील हो सकती है, ही बिलीव्स इन डील। तो मैं ये कहता हूं चाइनीज से भी और ईरानियन से भी कि ये अपॉर्चुनिटी है कि आप बातचीत का दरवाजा खोलें। दूसरा ये कि अंदरूनी तौर पे रिफॉर्म लेकर आए। डॉक्टर साहब, ये हकीकत है कि वहां का जो नौजवान है वो समझता है कि दुनिया से वो कट ऑफ है, वो समझता है कि उनके पास मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो समझता है कि दुनिया उनके लिए ओपन अप होनी चाहिए। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जो माइंड मेकिंग की कैपेबिलिटी है अमेरिका की, उसका कोई सानी नहीं है। जिस तरह का प्रोपेगेंडा वहां पे हो रहा है, 200 से ज्यादा चैनल्स हैं वहां पे, जिद्दे इनकलाब का जो ग्रोह है उनके भी चैनल्स वहां पे मौजूद हैं। लेकिन ईरान के पास भी अच्छे स्पीकर्स, अच्छे राइटर्स थे, वो किस तरह डिस्कनेक्ट हो गए अपने यूथ के साथ। तो मेरा ख्याल है कि एक तो रिफॉर्म और दूसरा अपने यूथ के साथ रिकनेक्ट करने की जरूरत है। और लास्ट डॉक्टर साहब, ये खुद अमेरिका के लिए बड़ी डायकॉटमी होती कि आप दुनिया में, आपका जो आइडियल इंटरेस्ट है वो प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन आप वहां पे शाह को लाके इंस्टॉल करना चाहते हैं जो कि बादशाहत करेगा, डेमोक्रेसी नहीं होगी वहां। तो लूली लंगड़ी टूटी फूटी जो भी है, कम से कम जमहूरियत तो है ना। इस वक्त प्रेसिडेंट बसक्शियां जो हैं वो इलेक्ट होके आए। तो मैं समझता हूँ ये सारे फैक्टर्स हैं, कन्फ्लेशन ऑफ काजेज हैं, जिसके बायस मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिकन जो है वेट एंड सी की पॉलिसी पे चलेंगे, कोशिश करेंगे कि अंदरूनी तौर से ये रिजीम कमजोर हो। और अगर बातचीत नहीं होती, और अगर बातचीत सक्सेसफुल होती है, लेन देन पे हो जाती है, सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेते हैं, तो फिर मामला काफी हद तक सेटल डाउन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। व्हाट इफ अगर ये कोई हो जाता है वहां पे, तो हमारे लिए कितना बड़ा क्राइसिस है। आई मीन कि अगर रजीम फॉल कर जाता है और ये जो कुछ इतने दिनों का जो कुछ वहां पे चल रहा था, आपका क्या ख्याल है? इजराइल और अमेरिकन इसको ऐसे ही जाने देंगे? वो कुछ ना कुछ इसे निकालने की कोशिश करेंगे? और ये दूसरा ये बताइए कि वहां पे जो 350 मस्जिदें जलाई गई हैं, उसकी क्या बात है डॉक्टर साहब? ये मस्जिदें क्यों जलाई गई हैं? और जो सवाल मैं करना चाह रहा था कि अगर वहां पे कुछ होता है तो मतलब आप क्या देखते हैं, कुछ सिविल वॉर टाइप सिचुएशन आ जाती है तो हमारे लिए क्या चैलेंज है? व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान? क्या हो सकता है? या आपको लगता है कि नहीं, सिविल वॉर सिचुएशन पे हम नहीं जाएंगे? डॉक्टर साहब, हमारे लिए तो बड़ा चैलेंज होगा ना। देखिए, आपके जो बॉर्डर्स अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ कोई अच्छी कंडीशन में तो नहीं है, टेंशन्स वहां पे रहती है। तो आप ये नहीं चाहेंगे कि 900 किलोमीटर का एक और बॉर्डर आपके लिए डिस्टेबलाइज हो और आपके ऊपर ये सिक्योरिटी बर्डन होगा। नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना, और उस सूरत में जब ज़ल्मे खलीलजाद और माइक पंपियो ये कहते नजर आए कि ईरान के साथ साथ तब्दीलियों के बाद बलूचिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी, तो मैसेज तो बड़ा क्लियर है। तो मैं समझता हूं कि एक तो डॉक्टर साहब ये चीज है, तो हमारे लिए बड़ा सीरियस इशू है अपनी जगह पे। दूसरी बात मैं डॉक्टर साहब ये कहूंगा कि ईरान ने, मेरे ख्याल में, जिस तरह पाकिस्तान में 9 मई वाला वाकया नहीं हुआ था, अपने इंटेलिजेंस के लोगों को अंदर डाला है प्रोटेस्टर्स में, और उन्हें देखा है कि वो क्या करते हैं। और जब उन प्रोटेस्टर्स ने मसाजिद को आग लगाई है, मुख्तलिफ मुतबर्रिक दरगाहों को आग लगाई है, खुदा की किताब को आग लगाई है, वो जले हैं,
तो हुकूमत के पास, रियासत के पास एक प्रीटेक्स्ट आ गया कि क्या ये लोग वाकई ईरानी हैं, ईरान से मोहब्बत करने वाले हैं, हकीकी अपनी डिमांड्स को पूरा करना चाहते हैं, या किसी के एजेंडा पे काम कर रहे हैं, या बाहर के कारिंदे हैं। और फिर साथ साथ इंडियंस पकड़े जाएं, बड़ी तादाद में अफगानी पकड़े जाएं। तो डॉक्टर मैं साहब ये वो इंडियंस वाली बात तो उन्होंने कही है कि नहीं वहां पे इंडियंस नहीं थे और ना ही अफगानी है। ये ईरानियों ने, उनके फॉरेन ऑफिस की कोई स्टेटमेंट कल चल रही थी कि वो कह रहे हैं कोई ना अफगानी थे ना इंडियन है, ये वो कह रहे हैं जी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, वो जो तस्वीरें आई हैं डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान का एक हिस्सा पूरा पर्शियन में बात करता है, और 2 से 3 मिलियन जो अफगानी थे वो वहां पे मौजूद रहे, ईरान के अंदर हैं। गो के 1.5 मिलियन उन्होंने निकाले थे पिछली वॉर के दौरान। और दूसरा डॉक्टर साहब, ये जो मोसाद का है, ये तो बल्कि आप और हमें छोड़ें, ये तो खुद अमेरिकन जो बहुत सारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और उनके जो बड़े अच्छे बोलने वाले हैं, उन्होंने, बल्कि एक्स CIA का मैं इंटरव्यू सुन रहा था डायरेक्टर का, उन्होंने कहा कि ईरान के अंदर जो अफगानी है वो तो $100 में अवेलेबल है। उनके जरिए से इजराइल ने एक भरपूर नेटवर्क अंदर कायम किया हुआ है। और फिर डॉक्टर साहब, मजे की बात, आज आज की ब्रेकिंग न्यूज, अफगानिस्तान ने अमेरिका को बगराम एयरबेस की सर्विसेज देने के लिए कहा है कि ये आपके लिए हाजिर है अगर आपने ईरान पे हमला करना है इसके जरिए से। सिर्फ हमारी जो इमदाद जो आप हफ्तेवार देते हैं हमें, 40 से 42 मिलियन डॉलर्स, वो जारी रखें हमारे लिए। तो आप मुझे ये अफगानिस्तान का बिहेवियर भी क्लियर है, और जो वहां पे होंगे लोग अफगानिस्तान के, वो भी मेरे ख्याल में इसमें मुलव्वस होंगे। तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग वहां पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये होंगे डेफिनेटली। लेकिन सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब कि क्या जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और खित्ते के मुमालिक साथ देने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान जिसके बड़े तारीखी ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, वो भी तैयार नहीं है, तो क्या सूरत में अमेरिका इतनी हेवी कॉस्ट पे करेगा ईरान पे हमला करने की? और खुद अमेरिका में ये डिबेट है, बिकॉज JD वेंस साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इस हक में नहीं है कि हमला हो। वो चाहते हैं कि कोई और तरीका अख्तियार किया जाए, बातचीत को मौका दिया जाए, लेकिन अटैक ना हो। दूसरी बात डॉक्टर साहब कि ईरान के ऊपर जो हमला है, खुद अमेरिका में ये नैरेटिव बड़ा जोरों शोर से चल रहा है कि ये हमला अमेरिका के मफाद में नहीं है, ये ड्रैग किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को इस वॉर में, और ये इजराइल की और नेतन्याहू की ख्वाहिश है। तो लिहाजा उसकी ख्वाहिश में हम क्यों चलें? क्या अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेनी चाहिए या इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी लेनी चाहिए? ये खुद अमेरिका में इस वक्त शद्दोमत के साथ ये डिबेट चल रही है, और यही वजह है मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जरा थोड़ा सा बैकफुट पे मुझे आते हुए नजर आए। प्रेसिडेंट बैकफुट में है क्योंकि शायद वो समझ रहे हैं, ये भी डॉक्टर साहब एक वजह समझी जा रही है कि वो समझ रहे हैं कि लीबिया और सीरिया वाली कंडीशन अगर क्रिएट नहीं होती तो हमारा वहां जाना बनता नहीं है। अगर हम वहां जाएं भी तो हमें कोई ऑन ग्राउंड जो है। डॉक्टर साहब वन लास्ट क्वेश्चन, ये बताइएगा आपको क्या लगता है या क्या पता है कि क्या वाकई वहां पे आर्म्स एमुनिशन ट्रांसफर किया गया है? क्योंकि लोकल्स की उस लेवल पे लड़ाई या वो फायरिंग या वो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है। क्या लोगों के पास इतना असला है कि वो वहां पे हुकूमत के साथ लड़ सकेंगे या लड़ना चाहते हैं, या कोई इस तरह की चीजें आपने के नॉलेज में है? क्योंकि लोग कह रहे हैं जी बड़े बंदे मरे हैं, डिफरेंट फिगर्स हैं इसमें। डॉक्टर साहब, 2000 बंदों की जो आ रही है डेथ की, उसमें ज्यादा तादाद पुलिस ऑफिसर्स की है, पुलिस पर्सनल्स की है। जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनकी तादाद ज्यादा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे आर्म्स सप्लाई होता रहा है, आपने देखा उनके साइंटिस्ट टारगेट हुए, तो इसका मतलब वेपन तो ईरान के अंदर आ रहा था, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट दो चल रही है बलूचिस्तान और कुर्दिश एरिया के अंदर, वहां पे तो उनके पास आर्म्स हैं, और वक्तन फक्तन वो अटैक भी करते हैं उनकी फोर्सेस के ऊपर। तीसरा ये कि ये अभी रिसेंटली एक शिपमेंट पकड़ी थी ईरानी अथॉरिटी ने, उसको उन्होंने अपने मीडिया के ऊपर उसे दिखाया भी, कि जो एलान मस्क के जो ये स्टारलिंक के जो डिवाइसेस थे लाखों की तादाद में, वो शिपमेंट उन्होंने पकड़ी है जिसके जरिए से वो फैला रहे थे। तो अगर ये डिवाइसेस आ सकते हैं, साइंटिस्ट हिट हो सकते हैं, और उनका पूरा मोसाद का नेटवर्क है जिसमें मोसाद खुद कहता है कि हम वहां पे मौजूद हैं, तो हथियार ले जाना कौन सी बड़ी बात है? हथियार बिल्कुल आ सकता है, इतना बड़ा
ईरान है, उसके बॉर्डर्स इराक के साथ भी मिलते हैं, इराक के अंदर इराकियों का पूरा कंट्रोल तो नहीं है, और अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं डॉक्टर साहब। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें हैं और हथियार वहां पे होंगे, लेकिन उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रियासत के साथ डॉक्टर साहब लड़ सकें। ये टीटीपी और बीएलए और बीएलएफ को गो के इजराइल की और इंडिया की सपोर्ट हासिल रही, अमेरिका के $750 बिलियन डॉलर्स की जो हथियार वहां छोड़े गए, वो भी उनके पास थे, लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी तो नहीं है हमारी फोर्सेस के साथ और रियासत के साथ वो टक्कर ले सकें। मेरा ख्याल है ईरान के अंदर भी ये नहीं है। और इस सूरत में डॉक्टर साहब देखें, इनकलाब से लेकर अब तक ईरान ने कई क्राइसिस देखे, वो क्राइसिस आपको रिफाइन करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान में होने के बायस आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बैटल हार्डन फोर्स है इस वक्त, उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। ईरान भी लगातार क्राइसिस को देखता रहा है। 8 साल इराक से जंग की, उनकी कैबिनेट उड़ा दी गई, जुडिशरी उड़ा दी गई, कैबिनेट उसकी पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी गई, उनके की जो फिगर्स थे शहीद मुत्तरी जैसे, उन्हें टारगेट किलिंग उनकी की गई, और फिर वक्तन फवक्तन उन पे सैंक्शंस लगे। तो मैं समझता हूं कि इतने तो वो भी नहीं बच्चे होंगे कि वो इस चीज को नहीं समझते होंगे। इसी वजह से जिस तरह की डॉक्टर साहब काविश की गई और जिस तरह का नैरेटिव बना, इवन इन पाकिस्तान, लगता था कि ये रिजीम गई सो गई, लेकिन आपने देखा कितनी जल्दी उन्होंने उसके ऊपर काबू पाया है। तो मैं समझता हूं कि इतना आसान नहीं होगा, और ये तो बड़ा आप और हम और पाकिस्तान में सब समझते हैं कि ग्राउंड पर फोर्सेज उतारे बगैर अमेरिका और इजराइल रिजीम चेंज नहीं कर सकते। लाखों में डॉक्टर साहब 3 लाख ईरानी इस वक्त आयतुल्लाह खामनाई के फॉलोवर हैं, जिसको बैयत कहते हैं, आप क्या कहते हैं, फॉलोवर्स है 30 लाख खुद ईरानी। क्या आप उनसे मुकाबला करेंगे, रिजीम चेंज करेंगे? तो मेरा ख्याल ये नहीं है। बेहतर ये है कि ईरान को बातचीत के जरिए, नहीं ममालिक से, सऊदी अरब है, तुर्की है, पाकिस्तान है, इसके जरिए से एंगेज करें और अंदर से रिफॉर्म लाने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब फॉर योर एनालिसिस एंड इन्फॉर्म्ड ओपिनियन सर। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।